Let's discuss keratitis classification and bacterial colon ulcer. So इसको हम कौन कौन से हेडिंग्स में देखेंगे. फर्स्ट इंट्रोडक्शन है, सेकंड क्लासिफिकेशन है, थर्ड बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर है, देन फोर्थ हाइपोपोयन कॉर्नियल अल्सर होगा जो इसी का एक कॉम्प्लिकेशन होता है, देन फिफ्थ होगा मैनेजमेंट ऑफ अ केस ऑफ कॉर्नियल अल्सर. तो ये 5 हेडिंग्स में हम इसको देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन है. तो क्या होता है केराटिटिस. कॉर्निया का इन्फ्लेमेशन होता है और ये कैरेक्टराइज्ड रहता है कॉर्नियल ईडिमा से, सेल्युलर इनफिल्ट्रेशन से और सीलियरी कंजेशन से. इसका क्लासिफिकेशन कैसे होता है. दो क्लासिफिकेशन होते हैं इसके. एक टोपोग्राफिकल या मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है और दूसरा होता है इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. तो टोपोग्राफिकल या मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं पहले हम. ये सेकेंड इटियो था. तो टोपोग्राफिकल में फर्स्ट होता है अल्सरेटिव केराटिटिस एंड सेकेंड होता है नॉन अल्सरेटिव केराटिटिस. तो अल्सरेटिव केराटिटिस फर्दर डिवाइड किया गया है. ये डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में. दैट इज डिपेंडिंग ऑन लोकेशन, फर्स्ट, सेकेंड डिपेंडिंग ऑन प्यूरुलेंस, थर्ड डिपेंडिंग ऑन एसोसिएशन ऑफ हाइपोपायन एंड फोर्थ डिपेंडिंग अपॉन डेप्थ ऑफ अल्सर. तो फर्स्ट डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज सेंट्रल कॉर्नियल अल्सर एंड पेरिफेरल कॉर्नियल अल्सर. सेकेंड डिपेंडिंग ऑन प्यूरुलेंस, अगेन ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इज प्यूरुलेंट या सुपरेटिव कॉर्नियल अल्सर और सेकेंड नॉन प्यूरुलेंट कॉर्नियल अल्सर. देन डिपेंडिंग ऑन एसोसिएशन ऑफ हाइपोपोयम, थर्ड जो है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज सिंपल कॉर्नियल अल्सर एंड हाइपोपोयम कॉर्नियल अल्सर. देन फोर्थ डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ अल्सर, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज सुपरफिशियल कॉर्नियल अल्सर, डीप कॉर्नियल अल्सर, कॉर्नियल अल्सर विद इम्पेंडिंग परफोरेशन एंड परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर. नाउ नॉन अल्सरेटिव केराटिटिस, इसको अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दैट इज सुपरफिशियल केराटिटिस एंड डीप केराटिटिस. तो सुपरफिशियल केराटिटिस को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज डिफ्यूज सुपरेटिव keratitis and diffuse superficial keratitis and superficial punctate keratitis. देन डीप केराटिटिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. दैट इज नॉन सुपरेटिव केराटिटिस एंड सुपरेटिव डीप केराटिटिस. तो नॉन सुपरेटिव केराटिटिस को फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. दैट इज इंटरस्टिशियल केराटिटिस, डिसिफॉर्म केराटिटिस, keratitis profunda and sclerosing keratitis. एंड सुपरेटिव डीप केराटिटिस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. दैट इज सेंट्रल कॉर्नियल एब्सेस एंड पोस्टीरियर कॉर्नियल एब्सेस. नाउ इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं. तो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये 6 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. एक तो होगा इन्फेक्टिव केराटिटिस, सेकेंड होगा एलर्जिक केराटिटिस, थर्ड ट्रॉफिक केराटिटिस, फोर्थ केराटिटिस एसोसिएटेड विथ डिजीजेस ऑफ स्किन एंड म्यूकोस मेम्ब्रेन, फिफ्थ होगा केराटिटिस एसोसिएटेड विथ सिस्टमिक कोलेजन वस्कुलर डिसऑर्डर्स, सिक्स्थ ट्रॉमेटिक केराटिटिस एंड सेवंथ इडियोपैथिक केराटिटिस. एक्चुअली 7 पार्ट्स हैं. सो इन्फेक्टिव केराटिटिस को फर्दर 6 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन. इन्फेक्टिव केराटिटिस में क्या क्या आएगा. बैक्टीरियल केराटिटिस, वायरल केराटिटिस, फंगल केराटिटिस, क्लैमाइडियल केराटिटिस, प्रोटोजोअल केराटिटिस एंड स्पाइरोकेटल केराटिटिस. देन सेकेंड एलर्जिक केराटिटिस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. दैट इज फ्लैक्टेनुलर केराटिटिस, वर्नल केराटिटिस एंड एरोबिक केराटिटिस. नाउ थर्ड ट्रॉफिक केराटिटिस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. दैट इज एक्सपोजर केराटिटिस, न्यूरोट्रॉफिक केराटोपैथी, केराटोमलेशिया एंड एथेरोमेटस अल्सर. देन फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ को किसी पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है. दैट इज़ फोर्थ है केराटिटिस एसोसिएटेड विद डिसीज स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, फिफ्थ केराटिटिस एसोसिएटेड विद सिस्टमिक कोलेजन वस्कुलर डिसऑर्डर्स, सिक्स्थ ट्रॉमेटिक केराटिटिस एंड सेवन्थ इडियोपैथिक केराटिटिस. नाउ देखते हैं बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर. तो इसको हम कौन कौन से हेडिंग्स में देखेंगे. फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड एटियोलॉजी, थर्ड होगा इसका पैथोजेनेसिस, फोर्थ पैथोलॉजी, देन नेक्स्ट होगा फिफ्थ क्लिनिकल फीचर्स,
ये 5 हेडिंग्स होंगी बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर की। तो देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर डेवलप हो सकता है जब भी ये 4 कंडीशंस होती है, यानी कि डिफेंस मैकेनिज्म अगर जियोपार्डाइज्ड हो जाता है पेशेंट का ऑक्यूलर डिफेंस मैकेनिज्म, या सेकेंड प्री डिस्पोजिंग डिसीज़ अगर होती है कोई लोकल ऑक्यूलर प्री डिस्पोजिंग डिसीज़ तब, या फिर थर्ड होस्ट की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है, डिक्रीज जाती है, फोर्थ विरुलेंट ऑर्गेनिज्म अगर बहुत ज़्यादा विरुलेंट ऑर्गेनिज्म आ जाता है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। तो ये इसका इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट इटियोलॉजी। इटियोलॉजी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट इज़ कॉर्नियल एपिथेलियल डैमेज, सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन एंड कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स। तो फर्स्ट कॉर्नियल एपिथेलियल डैमेज, ये प्री रिक्विसाइट होता है, मतलब ये अगर होगा तभी बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर होता है, नहीं तो नहीं होता है। तो ये किन किन कंडीशंस में हो सकता है? 5 कंडीशंस में हो सकता है, दैट इज़ कॉर्नियल अब्रेशन, एपिथेलियल ड्राइंग, एपिथेलियल नेक्रोसिस, एपिथेलियल सेल्स डीस्क्वामेशन एंड एपिथेलियल डैमेज। तो कॉर्नियल अब्रेशन अगर फॉरेन बॉडी से हो जा रहा है, कोई भी छोटी फॉरेन बॉडी से, या मिसडायरेक्टेड सीलिया से, ट्रिवियल ट्रॉमा से, कॉन्टैक्ट लेंस वियरर्स में अगर छोटी मोटी ट्रॉमा हो जाती है तो उसके कारण भी हो सकता है। तो कॉर्नियल अब्रेशन ऐसे हो जाता है। सेकेंड एपिथेलियल ड्राइंग जेरोसिस में हो सकता है। थर्ड एपिथेलियल नेक्रोसिस किस में हो सकता है? कैटोमेलेशिया में हो सकता है। फोर्थ एपिथेलियल सेल्स का डीस्क्वामेशन किस में हो सकता है? कॉर्नियल ईडिमा के कारण हो सकता है, बुलस कैरोटियोपैथी में। एंड फिफ्थ एपिथेलियल डैमेज कैसे हो सकता है? ट्रॉफिक चेंजेस के कारण हो सकता है, न्यूरोपैरालिटिक कैटाइटिस में। now सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? एक्सोजेनस सोर्सेस होते हैं इसके मोस्टली। तो एक्सोजेनस सोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा? कंजक्टाइवल सैक आ जाएगा, लैक्राइमल सैक यानी कि डायग्नोसिस्टाइटिस वगैरह हो जाता है तब, इन्फेक्टेड फॉरेन बॉडीज़, ये सब आएंगे। नाउ कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं इसके? मोस्ट कॉमन कॉज इन जनरल होता है स्टैफिलोकोकस, और मोस्ट कॉमन कॉज कॉन्टैक्ट लेंस वियरर्स में क्या होता है? सूडोमोनास होता है। सो पैथोजेनेसिस अब हम इसका देखते हैं। पैथोजेनेसिस को ना हम 3 पार्ट्स में देखेंगे, दैट इज़ वंस डैमेज्ड कॉर्नियल एपिथेलियम इन्वेडेड बाय ऑफेंडिंग एजेंट्स। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है कि एक बार डैमेज हो जाता है ना कॉर्नियल एपिथेलियम, तो फिर ऑफेंडिंग एजेंट्स से वो इन्वेड कर जाता है, और इन्वेड कर जाता है उसके बाद फिर 4 स्टेजेस होते हैं, वो पैथोलॉजी में जो हम देखेंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड इसमें पैथोजेनेसिस में क्या होता है? टर्मिनल कोर्स ना इसका डिपेंड करता है विरुलेंस पे, ऑर्गेनिज्म का विरुलेंस कितना है, होस्ट का डिफेंस कैसा है, और ट्रीटमेंट कैसा दिया गया है। नाउ थर्ड, क्लिनिकल कोर्स के फॉर्म्स अलग अलग होते हैं। एक तो या तो अल्सर लोकलाइज होकर हील हो सकता है, सेकेंड वो परफोरेट हो सकता है, और क्या कर सकता है? डीप पेनिट्रेट कर सकता है जिससे कि कॉर्नियल परफोरेशन हो जाता है। थर्ड, स्लगिंग अल्सर हो सकता है, तो ये बहुत फास्ट स्प्रेड करता है जिससे कि पूरे कॉर्निया को इन्वॉल्व कर लेता है। ना इसकी पैथोलॉजी है 430। पैथोलॉजी 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ पैथोलॉजी ऑफ लोकलाइज्ड कॉर्नियल अल्सर एंड पैथोलॉजी ऑफ परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर। तो लोकलाइज्ड कॉर्नियल अल्सर की पैथोलॉजी 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है, दैट इज स्टेज ऑफ प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन, स्टेज ऑफ एक्टिव अल्सरेशन, स्टेज ऑफ रिग्रेशन एंड स्टेज ऑफ सिसैट्राइजेशन। तो स्टेज ऑफ प्रोग्रेसिव अल्सरेशन इन्फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर और लिम्फोसाइट्स का ना इन्फिल्ट्रेशन होने लगता है एपिथेलियम में पेरिफेरल सर्कुलेशन से। तो सब्सिक्वेंटली क्या होता है? नेक्रोसिस हो जाता है इन्वॉल्व टिश्यू का। इसको हम डायग्राम में ये देख सकते हैं, फर्स्ट वाला जो ए वाला डायग्राम है ना, वो प्रोग्रेसिव इन्फिल्ट्रेशन का डायग्राम है, ठीक है। नाउ सेकेंड स्टेज ऑफ एक्टिव अल्सरेशन, इसमें क्या होता है? ये नेक्रोसिस के कारण रिजल्ट करता है और एपिथेलियम की स्लगिंग हो जाती है, उसके कारण भी आता है ये स्टेज, बोबेन्स मेम्ब्रेन वगैरह की स्लगिंग हो जाती है। इस स्टेज में ना क्या क्या होता है? फर्स्ट हाइपरीमिया होता है, सेकेंड वस्कुलर कंजेशन ऑफ आइरिस एंड सीलियरी बॉडी, एंड थर्ड अल्सरेशन फर्दर प्रोग्रेस कर सकता है। तो हाइपरीमिया हो जाता है सर्कम कॉर्नियल नेटवर्क ऑफ वेजल्स का, मतलब कॉर्निया के अराउंड जो भी वेजल्स हैं उनका। और सेकेंड वस्कुलर कंजेशन आइरिस और सीलियरी बॉडी का हो जाता है, क्योंकि कुछ आयराइटिस भी आ जाता है टॉक्सिन्स के एब्जॉर्प्शन के कारण।
देन थर्ड, अल्सरेशन फर्दर प्रोग्रेस कर सकता है, लेटरल एक्सटेंड कर सकता है, जिससे कि डिफ्यूज सुपरफिशियल अल्सरेशन हो सकता है। तो ये सेकेंड वाला जो स्टेज है वो ऐसा दिखता है, एक्टिव अल्सरेशन का स्टेज। बी वाला जो डायग्राम था ना वो। नाउ थर्ड स्टेज ऑफ रिग्रेशन आता है, ये नेचुरल होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म के कारण आता है। तो एक लाइन ऑफ डिमार्केशन डेवलप हो जाती है अल्सर के अराउंड, जिसमें क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज कर देते हैं और इवेंचुअली फैगोसिटाइज कर देते हैं ऑफेंडिंग ऑर्गेनिजम्स को और नेक्रोटिक सेल्यूलर डेब्रिस को। तो स्टेज ऑफ रिग्रेशन कुछ ऐसा दिखता है, सी वाला। नो फोर्थ है स्टेज ऑफ सिकैट्राइजेशन। तो इसमें क्या होता है कि हीलिंग कंटिन्यू करती है प्रोग्रेसिव एपिथेलाइजेशन से, जो कि फॉर्म करता है एक परमानेंट कवरिंग फॉर्म हो जाती है यहाँ पे। एंड यहाँ पे क्या होता है कि डिग्री ऑफ स्कारिंग ना हीलिंग से जो स्कारिंग होती है वो वेरी करती है, कितनी स्कारिंग होगी वो, क्योंकि अल्सर बहुत सुपरफिशियल होता है ना, तो सिर्फ एपिथेलियम इन्वॉल्व करता है और बिना कोई ओपेसिटी लीव करते हुए हील हो जाता है। लेकिन जब अल्सर इन्वॉल्व करता है बोमेंस मेम्ब्रेन और कुछ सुपरफिशियल स्ट्रोमल लैमेले, तो फिर रिजल्टेंट स्कार में नेबुला, मैक्यूला, ल्यूकोमा ये सब आता है। और अप टू अगर 1/3 ल्यूकोमा हो जाता है, 1/3 अल्सर इन्वॉल्व होता है, तो उसकी हीलिंग में मैक्यूला हो जाता है। और अगर 1/3 से ज़्यादा इन्वॉल्व होगा अल्सर तो उसमें ल्यूकोमा हो जाता है। एंड सिर्फ बोमेंस मेम्ब्रेन और स्टोमल लेवल इन्वॉल्व होंगे तो क्या होगा, नेबुला होगा। नाउ पैथोलॉजी ऑफ परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर, ये हम 3 पार्ट्स में देखेंगे। दैट इज़ व्हेन रीचेस डेस्मेट्स मेम्ब्रेन, सेकेंड डेस्मेट ऑफ सील, एंड थर्ड ऑन स्ट्रेनिंग परफोरेट्स। सो पैथोलॉजी ऑफ परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर में क्या होता है कि जब इन्फेक्टिव एजेंट पहुंच जाता है वो डेस्मेट्स मेम्ब्रेन पे, तो फिर डेस्मेट मेम्ब्रेन तो टफ रहती है और बल्ज आउट हो जाती है, इसलिए वो डेस्मेट ऑफ सील की तरह, क्योंकि वो उसका रेजिस्ट करने की कोशिश करती है। और अगर कोई एक्सर्शन होता है ना पेशेंट में, यानी कि स्ट्रेनिंग वगैरह ये सब, तो अगर कफिंग होती है, स्नीजिंग होती है या स्टूल के लिए स्ट्रेनिंग होती है, तो ये कॉर्नियल अल्सर को फिर परफोरेट कर देती है। नाउ पैथोलॉजी ऑफ स्लविंग कॉर्नियल अल्सर भी हम देखेंगे, थर्ड हेडिंग ये इसकी पैथोलॉजी की है। तो इसमें 5 हेडिंग्स आएंगी। दैट इज़ विरुलेंस इंक्रीज हो जाता है। पहले तो जब इन्फेक्टिव एजेंट हाईली विरुलेंट होता है तो होल कॉर्निया स्लग हो जाता है, विद द एक्सेप्शन एक नैरो रिम बस बचता है और मार्जिन बच जाती है। फिर सेकंड क्या हो जाता है कि आइरिस प्रोलैप्स भी हो जाता है ना, तो होल कॉर्निया स्लग्स सेकेंड पॉइंट में। एंड थर्ड फॉल्स कॉर्निया फॉर्म हो जाता है। फोर्थ सूडो कॉर्निया फॉर्म हो जाता है। फिफ्थ एंटीरियर स्टेफोलामा फॉर्म हो जाता है। तो क्या होता है कि आइरिस इन्फ्लेम हो जाता है और एक्सीडेट्स ब्लॉक कर देते हैं प्यूपिल को और आइरिस सरफेस को कवर कर लेते हैं, तो इसलिए एक फॉल्स कॉर्निया फॉर्म हो जाता है। और अल्टीमेटली फिर ये एक्सीडेट्स ऑर्गेनाइज होकर एक थिन फाइब्रस लेयर बना देता है कंजक्टाइवल या कॉर्नियल एपिथेलियम में, और रैपिडली ग्रो करता है फिर कॉर्नियल एपिथेलियम और एक सूडोकॉर्निया फॉर्म हो जाता है। तो सूडोकॉर्निया थिन होता है, विथ स्टैंड नहीं कर पाता इंट्राओक्युलर प्रेशर को, इसलिए वो बल्ज आउट हो जाता है प्लास्टर्ड आइरिस टिश्यू के साथ। तो इस एक्टेटिक सिकैट्रिक्स को क्या बोलते हैं फिर, एंटीरियर स्टेफोलामा। तो ये होती है इसकी पैथोलॉजी। नाउ क्लिनिकल फीचर्स, बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के क्लिनिकल फीचर्स को हम 2 पार्ट्स में देखेंगे। दैट इज सिम्टम्स एंड साइंस। तो सिम्टम्स क्या होते हैं, एक तो आँखों में दर्द होता है, आँखों से पानी आता है, लाइट में देखने में दिक्कत होती है, ब्लर विजन हो जाता है, ब्लर दिखती हैं चीज़ें, और आँखों में लाली आ जाती है, रेडनेस हो जाता है। नाउ साइंस क्या है, साइंस इसके ना 6 साइंस होंगे। दैट इज स्वेलिंग ऑफ फ्लूइड हो जाएगा, ब्लेफेरोस्पाज्म, कंजक्टाइवा। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हम इसका देखेंगे, देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म देखेंगे, एंड एंटीरियर चैम्बर में चेंजेस देखेंगे। तो लिड की स्वेलिंग हो जाती है पहले तो, सेकेंड ब्लेफेरोस्पाज्म मॉडरेट टू सीवियर हो सकता है, थर्ड कंजक्टाइवा में क्या होता है, स्कीमोज हो जाता है कंजक्टाइवा और कंजक्टाइवल हाइपरीमिया शो करता है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के, एक तो येलोइश वाइट एरिया दिखता है अल्सर का। पहले तो जब एपिथेलियल डिफेक्ट की तरह स्टार्ट होता है ना कॉर्नियल अल्सर, तो ग्रेइश वाइट सर्कमस्क्राइब्ड इन्फिल्ट्रेट शो करता है।
नाउ सेकंड, मार्जिन्स कैसी होती है? मार्जिन सोलन और ओवर हैंगिंग होती है। थर्ड, फ्लोर कैसा होता है? नेक्रोटिक मटेरियल से कवर होता है। फोर्थ, स्ट्रोमल एडिमा भी दिखती है जो अल्सर एरिया को सराउंड करती है। ना फिफ्थ, कैरेक्टरिस्टिक अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिजम्स को अपन 3 हेडिंग्स में देखेंगे, दैट इज स्टैफ ऑरियस, सुडोमोनास एंड एक्टोबैक्टेरियसी। तो स्टैफ ऑरियस और स्टैफ न्यूमोनी ये सब में क्या होता है? ओवल येलोइश वाइट डेंसली ओपैक अल्सर दिखता है। सुडोमोनास में क्या दिखता है? ग्रीनिश म्यूकोपुलेंट एक्सुडेट दिखता है। और एंट्रोबैक्टेरियसी में कैसा दिखता है? शैलो अल्सर दिखता है ग्रेइश वाइट प्लियोमॉर्फिक सुपरेशन के साथ। इसका डायग्राम भी दिया हुआ है। ये बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में ओवल अल्सर कुछ ऐसा दिख रहा है, ए वाला, और रिंग शेप्ड अल्सर कुछ ऐसा दिख रहा है, बी वाला। हमने यहाँ पे जो डायग्राम पैथोलॉजी का देखा था उसके आगे इसका भी डायग्राम है डेस्मेटोसील का। डेस्मेटोसील जो उसमें हो जाता है कौन से वाले में? परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर में। तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। एंड थर्ड, परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर विथ प्रोलैप्स ऑफ आइरिस। परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर में आइरिस प्रोलैप्स भी होता है, तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा। ना अब हम देखते हैं, साइंस देख रहे थे हम, तो कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिजम्स हमने देखा। सुडोमोनास में ऐसा होता है। देन एंट्रोबैक्टेरियसी में कैसा होता है? शैलो अल्सर हो जाता है विथ ग्रीश वाइट प्लियोमॉर्फिक सुपरेशन। ना सिक्स्थ, एंटीरियर चैम्बर का देखते हैं। एंटीरियर चैम्बर में क्या साइंस रहते हैं? वो पस शो कर सकता है या नहीं भी शो कर सकता है। तो पस जब शो करता है ना तो वो हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर बोलता है। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे। हाइपोपायन कॉर्नियल अल्सर जो बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर का ही एक कॉम्प्लिकेशन है। तो इसमें क्या क्या रहता है? इडियोपैथ देखते हैं, इसका हम क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। तो इडियोपैथ में क्या रहेगा? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स एंड मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट। तो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? सूडोमोनास न्यूमोकॉकस होता है मेनली। देन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? यूजुअली क्रोनिक डैक्रियोसिस्टाइटिस होता है। देन थर्ड, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? विरुलेंस होता है इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म का, और टिश्यूज़ का रेजिस्टेंस होता है। तो इसलिए हाइपोपायन अल्सर्स ज़्यादा कॉमन होता है ओल्ड पेशेंट्स में या अल्कोहलिक सब्जेक्ट्स में। ना फोर्थ, मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है हाइपोपायन का? तो जब आइलेटिस सिवियर हो जाता है ना तो ल्यूकोसाइट्स की आउटपोरिंग होती है वेजल्स से। कहाँ पे? इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, ल्यूकोसाइट्स वेजल से बाहर आने लगते हैं कि ये सेल्स ग्रेविटेट कर जाते हैं बॉटम ऑफ एंटीरियर चैम्बर में, और ये हाइपोपायन फॉर्म करते हैं। मतलब कि मेनली हाइपोपायन होता क्या है? ल्यूकोसाइट्स ही होते हैं जो कलेक्ट हो गए रहते हैं एंटीरियर चैम्बर के बॉटम में। ठीक है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं? इसके सिम्टम्स, साइंस सब सेम रहेंगे बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर की तरह। एंड थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अल्सर सर्पिन्स देखते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर में 5 थिंग्स आएंगी, दैट इज हैज़ टेंडेंसी टू क्रीप, एंड सेकेंड ग्रेइश वाइट और येलोइश डिस्क शेप्ड, थर्ड वायलेंट आइडोसाइक्लाइटिस, फोर्थ इंक्रीजेस साइज वेरी रैपिडली, एंड फिफ्थ स्प्रेड्स रैपिडली। तो इसमें ग्रेइश वाइट या येलोइश डिस्क शेप्ड अल्सर होता है, अल्सर सर्पिन्स। सेकेंड, उसकी क्रीप करने की टेंडेंसी होती है कॉर्निया में एक सर्पिजिनस फैशन में। थर्ड, वायलेंट आइडोसाइक्लाइटिस कॉमनली एसोसिएटेड रहता है। एंड फोर्थ, हाइपोपेन साइज में बहुत रैपिडली इंक्रीज करेगा। एंड फिफ्थ, रैपिडली स्प्रेड करेगा वो। देन इसका मैनेजमेंट देखते हैं, केस ऑफ कॉर्नियल अल्सर का मैनेजमेंट कैसे होता है। फर्स्ट तो क्लिनिकल इवैल्यूएशन होता है, सेकेंड लैब इन्वेस्टिगेशन होता है, थर्ड उसका ट्रीटमेंट होता है। तो 3 हेडिंग्स में देखेंगे हम। तो क्लिनिकल इवैल्यूएशन कैसे करेंगे हम? हिस्ट्री लेके, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ऑक्यूलर एग्जामिनेशन। तो हिस्ट्री लेना है तो मोड ऑफ ऑनसेट स्पेशली हमको पूछना है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या आएगा? बिल्ड, नरिशमेंट, अनीमिया और कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइजिंग डिसीज़ को रूल आउट करने के लिए ना। ऑक्यूलर एग्जामिनेशन में डिफ्यूज लाइट एग्जामिनेशन आएगा, रिगर्गिटेशन टेस्ट एंड बायोमाइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो डिफ्यूज लाइट एग्जामिनेशन ग्रॉस लीजन ऑफ फ्लूइड्स के लिए होता है, कंजक्टिवा, कॉर्निया, ये सब के लिए होता है। रिगर्गिटेशन टेस्ट और सिरिंजिंग रूल आउट करने के लिए होती है लैक्राइमल साइक इन्फेक्शन को। थर्ड, बायोमाइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्यों होता है? क्योंकि अल्सर एरिया ना ब्रिलियंट ग्रीन की तरह स्टेन करता है, जो ऑपेक ग्रीन दिखता है जब ब्लू फिल्टर से हम इसको देखते हैं। तो इसका साइज, साइट, शेप, डेप्थ, मार्जिन, फ्लोर और वस्कुलराइजेशन कॉर्नियल अल्सर का सबको हम नोट कर लेते हैं।
तो बायोस्कोपी में हम केराटिन प्रेसिपिटेट्स के प्रेजेंस को भी नोट करते हैं, तो ये सब डिटेक्ट करने के लिए बायोमाइक्रोस्कोपी करते हैं। नाउ लैब इन्वेस्टिगेशन में 2 हेडिंग्स में आएगा, रूटीन लैब इन्वेस्टिगेशंस एंड माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस। तो रूटीन लैब इन्वेस्टिगेशंस में TLC, DLC, ESR ये सब आएगा, ब्लड शुगर। नाउ माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में आएगा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं ये, ग्राम एंड जीमसा स्टेन आ जाएगा, कल्चर ऑन HDA आ जाएगा। तो ग्राम एंड जीमसा स्टेन स्मीयर्स इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए HDA मीडियम में रखते हैं, अगर फंजाई है तो फंजाई को आइडेंटिफाई करने के लिए। नाउ ट्रीटमेंट को कौन कौन सी हेडिंग में देखें, ट्रीटमेंट ऑफ अनकॉम्प्लिकेटेड कॉर्नियल अल्सर, सेकेंड ट्रीटमेंट ऑफ नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर, थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेंडिंग परफोरेशन एंड फोर्थ ट्रीटमेंट ऑफ परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर। तो अनकॉम्प्लिकेटेड कॉर्नियल अल्सर का जो ट्रीटमेंट है वो 3 हेडिंग्स में आएगा, दैट इज़ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, एडजंक्टिव ट्रीटमेंट एंड फिजिकल एंड जनरल मेजर्स। तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, 2 चीज़ों से करेंगे, दैट इज़ टॉपिकल एंटीबायोटिक्स एंड सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स मेन स्टे फॉर्म करते हैं, इसमें देते हैं फोर्टिफाइड सेफाजोलिन, फोर्टिफाइड टोब्रामाइसिन एंड फोर्टिफाइड वैंकोमाइसिन, ये सब देते हैं। फोर्टिफाइड सेफाजोलिन कैसे देते हैं, 5% देते हैं, दैट इज़ 50 mg/ml डालते हैं फ्रेशली प्रिपेयर करके, उसमें स्टेराइल वाटर को ऐड कर देते हैं 500 मिलीग्राम पाउडर में, जिससे कि 10 ml सॉल्यूशन बच जाता है। एंड फोर्टिफाइड टोब्रामाइसिन कैसे बनाते हैं, 1.3% वाला बनाते हैं, यानी कि इसमें क्या करते हैं कि 13.6 mg/ml प्रिपेयर करते हैं। कैसे प्रिपेयर करते हैं, 2 ml ऑफ टोब्रामाइसिन इंजेक्शन को ना ऐड करते हैं, और यानी कि 40 mg/ml इन 5 ml बॉटल ऑफ कमर्शियली अवेलेबल 0.3% टोब्रामाइसिन ड्रॉप्स में उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये था टॉपिकल एंटीबायोटिक्स का। देन सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स तो यूजुअली रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन अगर देंगे तो सेफ्लोस्पोरिन या माइनोग्लाइकोसाइड ये सब, या ओरल सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ना एडजंक्टिव ट्रीटमेंट तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एक क्वेश्चन में, फिजिकल एंड जनरल मेजर्स पे हम देख चुके हैं, ट्रीटमेंट ऑफ नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर भी देख चुके हैं। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेंडिंग परफोरेशन। इम्पेंडिंग परफोरेशन का ट्रीटमेंट क्या होता है, जब अल्सर प्रोग्रेस करता है ना, तो एडिशनल मेजर्स हेल्प कर सकते हैं परफोरेशन को प्रिवेंट करने के लिए और उसके कॉम्प्लिकेशंस के लिए। तो इसमें क्या क्या करते हैं, नो स्ट्रेन, प्रेशर बैंडेज, IOP डिक्रीज्ड, टिश्यू एडेसिव ग्लू एंड कंजक्टाइवल फ्लैप। तो नो स्ट्रेन में क्या करते हैं कि स्नीजिंग, कफिंग, स्ट्रेनिंग ड्यूरिंग स्टूल ये सब अवॉइड करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं ऐसा। एंड सेकेंड, प्रेशर बैंडेज कुछ एक्सटर्नल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए देते हैं। थर्ड, इंट्राओकुलर प्रेशर की लोवरिंग करते हैं, इंट्रावीनस मैनिटोल ये सब से। देन फोर्थ, टिश्यू एडेसिव ग्लो लगाते हैं, जैसे कि साइनो एक्रिलेट ये सब, जिससे कि परफोरेशन प्रिवेंट हो जाए। फिफ्थ, बैंडेज, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस भी यूज़ किया जा सकता है। एंड कंजक्टाइवल फ्लैप भी यूज़ करते हैं कवर करने के लिए कम्प्लीटली या पार्टली वीक टिश्यू को। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ परफोरेटेड कॉर्नियल अल्सर। वैसे तो परफोरेशन को प्रिवेंट करना बेस्ट होता है, लेकिन अगर परफोरेशन हो गया है तो फिर परफोरेटेड कॉर्निया की इंटीग्रिटी को रिस्टोर करना हमारा टास्क होता है। तो ये कैसे करते हैं हम, टिश्यू एडेसिव ग्लू से करते हैं, देन कंजक्टाइवल फ्लैप्स के कवरिंग से करते हैं, बैंडेज सॉफ्ट लेंस के यूज़ से करते हैं, एंड थेरेपेटिक फ्लैटोप्लास्टी से करते हैं। तो ये था बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर के बारे में एंड केराटिटिस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।